कश्मीर की फिर से। पीओके में जन विद्रोह से घबराया पाकिस्तान, ध्यान भटकाने के लिए आसिम मुनीर ने एक बड़ी साजिश रची है। पाक सेना और आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची रही। पीओके में लग रहे आजादी के नारों पर पर्दा डालने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए कश्मीर में हिंसा फैलाने का प्लान है। जी हां, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर एलओसी पर सुरक्षा बल अलर्ट कर दिए गए हैं। सीमा पार से दुस्साहस से करारा जवाब देने की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक खबर यह है जिस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे गहरे आंतरिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ आम जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। पीओके के नागरिक रोटी, पानी, बिजली और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस जनाक्रोश और विद्रोह जैसी स्थिति से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की सेना और उसकी नापाक खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बेहद खतरनाक और घिनौनी साजिश रच रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं दर्शकों कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आका जम्मू कश्मीर में किसी बड़े और भीषण आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पीओके में हो रहे विद्रोह और मानवाधिकार हनन से हटाकर भारत पाक सीमा के तनाव पर केंद्रित किया जा सके। पाकिस्तान अपनी आर्थिक बदहाली और आंतरिक नाकामी को छिपाने के लिए हमेशा से कश्मीर कार्ड खेलता आया है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। पीओके में आजादी के नारे गूंज रहे हैं और खुलेआम पाकिस्तानी सेना के दमन का विरोध हो रहा है। इस हालत में अपनी साख बचाने के लिए पाकिस्तानी जनरल और आतंकी संगठन मिलकर सीमा पार से नए घुसपैठियों ड्रोन के जरिए दोबारा घाटी को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से अलर्ट पर है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की गई है, 2 मजदूरों की मौत हुई है, जिसको देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी से लेकर घाटी के इंटीरियर इलाकों तक सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य कर दी गई। सुरक्षा वालों को स्पष्ट निर्देश है कि अगर सीमा पार से दुस्साहस की कोई कोशिश हुई तो उसका जवाब केवल बचाव से नहीं बल्कि दुश्मन की कमर तोड़ कर दिया जाएगा। जरा कंटेंट बता देते हैं, ग्राफिक के जरिए मैं आपको पूरा मामला समझाता हूं दर्शकों कि आखिर हुआ क्या है। जी हां, पूरी खबर क्या। आइए पहले आपको खबर समझाता हूं कैसे मजदूरों की हत्या को अंजाम दिया गया। जी हां, पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता का भारी विद्रोह देखने के लिए मिल रहा है। जनाक्रोश से ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही है ताकि पब्लिक का ध्यान वहां से हटकर कश्मीर पर आ जाए। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। घाटी में बड़ा हमला कर दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है पाकिस्तान, ताकि पीओके से ध्यान इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी का हट जाए। आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए कश्मीर में फिर से आतंकी कार्ड खेल रहा है। एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। वहां पर तेज पाइपलाइन चल रही है। भारतीय इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तानी साजिश को लेकर पुख्ता इनपुट दिए हैं, जिसके हिसाब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना अलर्ट पर है। सीमा पार से दुस्साहस का करारा जवाब देने की तैयारी हमारी सेना, इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमले कब हुए? 31 जुलाई को एक की मौत हुई, एक जख्मी हुआ। आतंकवादियों ने गैर कश्मीरियों पर हमले बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। 24 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर एक बड़ा हमला होता है जिससे पूरी दुनिया कांप गई और हमने उसका बदला लिया सर्जिकल स्ट्राइक कर। 24 अप्रैल 2025 को कई लोगों की जान चली गई इस हमले में और कई राज्यों से ये पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए आए थे, जहां पर आतंकियों ने इनकी जात धर्म पूछकर इन्हें मौत के घाट उतारा। गांदरबल टनल प्रोजेक्ट पर भी हमला हुआ। वो गांदरबल टनल प्रोजेक्ट जो बाढ़, बारिश और बर्फबारी के दौरान कनेक्ट करेगा अलग अलग जिलों को। जी हां, इसके अलावा 13 मई 2024 को शोपियां में आतंकवादियों का एक बड़ा हमला होता है। जी हां, वहां पर भी बुरी तरह से स्थानीय मजदूरों को गोली मारी जाती है, 2 जख्मी होते हैं। इसके अलावा कुलगाम में यूपी की शिक्षिका की हत्या कर दी जाती है जिसका नाम रजनी बाला था। 31 मई 2022 को स्कूल के सामने बच्चों के सामने वो टीचर पढ़ा रही थी, वहां पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी। रजनी बाला जी का जिक्र बार बार आता है। बहुत साहसी महिला थी जिन्होंने आतंकवादियों से मोर्चा लेने के लिए अपनी पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा नहीं रोकी। इसके अलावा 18 अक्टूबर का वाकया, कन्नौज के 2 प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ, गोली चली और वो जख्मी हुए। सोपिया के बाद और प्रवासी मजदूरों में से एक की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हुआ। जी हां, इसके अलावा 2 जून 2022 की घटना, कुलगाम में राजस्थान के बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई जो एक मस्जिद के सामने बैंक था। विजय कुमार वहां पर नौकरी कर रहे थे। आतंकवादी वहां पहुंचते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली मार देते हैं। तो ये हाइब्रिड मोड में आतंकवादी संगठन लगातार काम करते रहे। 29 अक्टूबर का घटना क्रम बता दूं, कुलगाम में बिहार के मजदूरों पर हमला होता है। ये गोलगप्पा बेचने का वहां काम करते थे, जहां पर आतंकियों ने इनकी हत्या कर दी। 17 अक्टूबर का वाकया, श्रीनगर में रेहड़ी पटरी विक्रेता जो बिहार के लोग थे जो रेहड़ी पटरी वहां लगाते हैं, उन पर भी हमला हुआ। हाइब्रिड तरीके से उनको मारा गया
और कुलगाम में बिहार के मजदूरों पर हमला कोई बड़ी बात नहीं। इससे पहले भी एक नमकीन व्यवसायी थे बिहार के, उन पर हमला हो, बेचने का काम करते हैं, परचून की दुकान चला रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको माइंड वॉश, उनका ब्रेन वॉश कर कर पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट्स और आतंकवादी उनसे घटनाक्रम को अंजाम दिलाते हैं। और अब फिर से पीओके में जो चल रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हिंसा चल रही, उपद्रव चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब फिर से कश्मीर घाटी में वो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब हैं, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। जैन सर, बहुत बहुत स्वागत है। हैदर हयात खान मेरे साथ हैं, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब, ये कोई नया मसला नहीं है। मैं कई मरतबा घाटी में रिपोर्टिंग के लिए गया, स्टोरीज के लिए गया। रजनी बालाजी को जब 2022 में स्कूल के सामने उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे बाहर, और एक छोटा सा वहाँ पर सेब का बागान था, उसके ठीक सामने एक स्कूल है सर, थोड़ा सा नीचे ढलान पे जाना होता। वहाँ देखा मैंने कि बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, आतंकवादी वहाँ पर आए, उनका गला रेत कर हत्या कर दी। विजय कुमार की भी उसी ज़िले में हत्या हुई थी। वहाँ पर एक बैंक में वो काम करते थे, सामने एक मस्जिद थी सर, जुमे की नमाज थी, और जुमे की नमाज के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में संबोधित कर रहे हैं, जरा वहाँ चलते हैं। मैं आता हूँ, हैदर भाई साथ रहिएगा, आ रहा हूँ मैं। आंध्र प्रदेश का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, देश और दुनिया का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, उसे अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम से जनसेवा और राष्ट्र सेवा की ప్రేరణ మిలేగి। మిత్రులారా, ఒక గతాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుందాం। ఒక సందర్భంలో భారతదేశంలో ఏ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించినా ఒక్క కుటుంబం తాలూకా పేర్లే దానికి పెట్టేవారు। ఆ చరిత్రని మళ్ళీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తిరగరాసింది। అయోధ్యలో ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభిస్తే దానికి వాల్మీకి గారి పేరు పెట్టాం। అలాగే పంజాబ్లో సంత్ రవిదాస్ గారి పేరుతోని ఎయిర్పోర్ట్ ని ప్రారంభించాం। అలాగే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఎన్డీఏ కూటమి ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది। ఈ కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ కి అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరు పెట్టాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది। ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ప్రయాణించే ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరుతో ప్రజా సేవకు, దేశ సేవకు కూడా స్ఫూర్తి పొందుతారని తెలియజేస్తున్నాను। साथियों, बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे। आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। మిత్రులారా, గత 12 సంవత్సరాల్లో దేశంలో విమానయాన రంగం ఒక అసాధారణమైన పురోగతిని సాధించింది। 2014 వరకు దేశంలో కేవలం 74 ఎయిర్పోర్ట్లు ఆపరేషనల్ గా ఉంటే ఈ రోజు ఆ సంఖ్య పెరిగి 166 ఎయిర్పోర్ట్లకి చేరుకుంది। ఒకప్పుడు విమానాశ్రయాలు, విమాన ప్రయాణాలు పెద్ద నగరాలకే పరిమితమయ్యేవి। ఈ రోజు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో చిన్న పట్టణాల నుంచి సాధారణ ప్రజలు కూడా విమానాల్లో ప్రయాణిస్తున్నారని తెలియజేస్తున్నాను। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है। हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे। మిత్రులారా, ఈ 12 సంవత్సరాల్లో కేవలం ఎయిర్పోర్ట్ల తాలూకా సంఖ్య మాత్రమే పెరగలేదు। మన ఉడాన్ పథకం వల్ల పేద కుటుంబాలకు చెందిన ప్రజలు కూడా మొదటిసారి విమానంలో ప్రయాణించే అవకాశం వాళ్ళందరూ పొందారు। ఈ పథకం అత్యంత పేదవారికి తమ కలలు నిజం చేసుకునే అవకాశం కూడా కల్పించింది। కొద్ది రోజుల క్రితమే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉడాన్ పథకం తాలూకా ఫేజ్ 2ని కూడా ప్రారంభించింది। దీని ద్వారా దేశంలో 29,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయబోతుందని తెలియజేస్తున్నాను। साथियों, एविएशन सेक्टर में देश ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। कुछ ही दिन पहले
काशी में जी स्पोक एयरपोर्ट मॉडल का शुभारंभ हुआ। आज वही मॉडल पंजाब के अमृतसर तक पहुंच गया है। इससे अमृतसर से 25 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जुड़ जाएंगे। मैं इस उपलब्धि के लिए आंध्र की इस धरती से पंजाब के लोगों को भी बधाई देता हूं। साथियों, हमारे आंध्र प्रदेश के पास हमेशा से विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रहा है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रयास डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़े। इसके लिए मैंने आंध्र के लोगों से डबल इंजन सरकार का आशीर्वाद मांगा था और आज चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में, पवन कल्याण जी के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम आंध्र प्रदेश के लिए डबल स्पीड से काम कर रही है। మిత్రులారా, విమానయాన రంగంలో దేశంలో మరో పెద్ద మైలురాయిని మనం సాధించాం. కొద్ది రోజుల క్రితమే కాశీలో ప్రారంభమైన స్పోక్ ఎయిర్పోర్ట్ మోడల్ ఈ రోజు పంజాబ్లోని అమృత్సర్ వరకు కూడా విస్తరించింది. దీంతో అమృత్సర్లో 25కి పైగా అంతర్జాతీయ గమ్యాలకు నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం కలిగింది. ఈ విజయానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నేల నుంచే పంజాబ్ ప్రజలకు కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మిత్రులారా, వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడూ కూడా ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ గా నిలిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం డబుల్ ఇంజిన్ వేగంతో మా ప్రయత్నం ముందుకు సాగాలని నేను ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం కోసం ఆశీర్వాదాన్ని నేను కోరాను. ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో ఎన్డీఏ టీం మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం డబుల్ వేగంతో పనిచేస్తుందని గర్వంగా తెలియజేస్తున్నాను. साथियों, आज देश ब्लू इकोनॉमी को लगातार मजबूत कर रहा है। हमारा विजन है कि पूरा क्षेत्र कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो। इसी लक्ष्य के साथ विशाखापट्टनम से कृष्णापट्टनम तक हमारे पुराने पोर्ट्स को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा मुलापेटा और रामायापट्टनम में हम नए पोर्ट भी बना रहे हैं। మిత్రులారా, ఈ రోజు దేశం బ్లూ ఎకానమీని నిరంతరం బలోపేతం చేస్తుంది. మా విజన్ ఈ మొత్తం ప్రాంతాన్ని ఒక కోస్టల్ ఎకనామిక్ కారిడార్ గా అభివృద్ధి చేయడం. ఈ లక్ష్యంతో విశాఖపట్నం నుంచి కృష్ణపట్నం వరకు మన పాత పోర్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆధునీకరిస్తున్నాం. అదే సమయంలో మూలపేట మరియు రామయ్యపట్నంలో కొత్త పోర్ట్స్ ని కూడా మనం నిర్మించబోతున్నాం. साथियों, पोर्ट डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे आंध्र में हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तैयार हो रहा है। विशाखापट्टनम रायपुर एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट इस पूरे क्षेत्र को रफ्तार दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में संबोधित करते जनता को। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर मेरे साथ हैं, हैदराबाद खान मेरे साथ हैं, पाकिस्तान से बने हुए हैं। जनरल साहब, मैं आपसे बात कर रहा था कि वैली में ये कोई बहुत पहली मर्तबा नहीं है कि वहाँ पर हाइब्रिड मोड पर स्टूडेंट से बहुत सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। आतंकवादी टीचर्स को मार देते हैं, बैंक कर्मियों को मार देते हैं, सरकारी मुलाजिमों को मार देते हैं। वहाँ पर जो रेहड़ी पट्टी लगाने वाले लोग हैं, बिहार यूपी से बहुत सारे लोग जाकर कश्मीर में छोटा बड़ा बिजनेस अपना कर रहे हैं। वहाँ पर आतंकवादी ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा दहशत वाला मामला हो जाए। अब 2 मजदूरों को और मार दिया है। इससे पहले अनंतनाग में आतंकवादी हमला हुआ था, आपको याद होगा, हेड कांस्टेबल हमारे शहीद हुए थे। तो पीओके में जो चल रहा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या ये? जयंत, अमित, देखिए पीओके में जो चल रहा है अभी वो आई थिंक पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर जा रही है सिचुएशन। और पहले भी हमने देखिए अभी आप 10-12 दिन पहले आपने देखा कि एक सीज फायर का वायलेशन हुआ था और पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई थी। तो ये तब होती है जब ये लोग अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक मौका देते हैं, जब ये शेलिंग अपना करते हैं उस टाइम पे आपका इन्फिल्ट्रेशन। ये एक पुरानी स्ट्रेटजी रही है पाकिस्तान की, हम उससे वाकिफ हैं और हम अपने काउंटर
इन्फिल्ट्रेशन जो हमारा ग्रिड है और काउंटर टेररिज्म ग्रिड है जो हमने JNK में हमने लगा रखा है, वो काफ़ी इफेक्टिव है आज की डेट में। और अभी हमने ड्रोन से भी देखा है वायलेशंस हुई हैं। अभी आई थिंक कल ही की न्यूज़ है कि इसको पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भी भेजे गए थे। तो एक चीज़ साफ है कि पाकिस्तान की जब भी आप एक चीज़ अगर आप स्टडी करें पाकिस्तान को, जब भी इंटरनल सिचुएशन काबू के बाहर होती है, वो कोई ना कोई जो ऐसी हरकत करते हैं अपने लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। और वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से हालात बन रहे POK में अभी। और मैं इसको देखता हूँ, आप रावलाकोट देख लीजिए, मीरपुर देख लीजिए, कोई भी शहर देख लीजिए वहाँ का। अब वहाँ पे 27 को इलेक्शंस का फर्स्ट राउंड हुआ है, 2 अगस्त को आपका नेक्स्ट है, 10 अगस्त को आपका नेक्स्ट है। तो ये एक 45 लाख की पॉपुलेशन है और उसमें भी आप एक इलेक्शन को 3 फेजेस में करेंगे और आपका वोटिंग परसेंटेज 50% से ज़्यादा जाता नहीं है। तो आप देख सकते हैं इनकी उसको नाकामी कहाँ तक लेके जा रही है इनको। 1 लाख अपनी फौज यहाँ पे इसको तैनात अपना करती है इलेक्शंस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें छुपी नहीं है। और फिर एक मीडिया ब्लैकआउट है, इंटरनेट ब्लैकआउट है वहाँ पे। और जो भी खबर आ रही है हमको POK एक्टिविस्ट से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वीडियोस मिलते हैं जो इसको दिखाते हैं प्रदर्शनकारियों का। आप देखिए जिस टाइप के विजुअल्स अवेलेबल हैं, एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और इसीलिए हम ये इसको देखते हैं कि ये टोटली इंटरकनेक्टेड रहता है अमित, बिकॉज हम इसको आइसोलेटेड तरीके से एनालाइज हम नहीं कर सकते एज डिफेंस एक्सपर्ट्स। बिकॉज जब भी इस टाइप की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होती है, हमने ये देखा है कि वो कोई ना कोई आपके इंसिडेंट्स इंडिया में भी होंगे। और इसीलिए इसको सिंदूर के बाद आप इसको देख लीजिए कि अभी एक गैप था, 1 साल के लिए हमने एक शांति टाइप सिचुएशन अपना देखी थी। अब पाकिस्तान के हालात आपके खराब होने इसको लग गए। आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, वहाँ क्या सिचुएशन है। और इसीलिए इसको मुझे लगता है कि ये बातचीत से अगर ये चीज़ इसको हल नहीं करना चाहते पाकिस्तान में, जो POK के मसले हैं वो इतने बड़े इसको मसले नहीं है कि वो आप इनको बातचीत से दूर ना कर पाए, पर ये इसको करना ही नहीं चाहते। बिकॉज जनरल मुनीर की पॉलिसी रही है, जब उसको बलूचिस्तान में भी ट्राई किया इन लोगों ने कि इसको क्रश कर दो लोगों को, इनको मिलिट्री माइंड से उठा लो, इनके लीडर्स को, उनको कोई उनका चार्जशीट नहीं, FIR नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, और इनको बंद कर दो और फिर उनको गायब कर दो। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी रही है इनकी। और पहले अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो 12 MLA की सीट्स की बात हो रही थी, बाहर से जो इनको रिजर्व कर रखे थे जो लोग, इसको रेफ्यूजीज थे। अब ये एक न्यूज़ आई थी पाकिस्तान से कि वो कंसिडर कर रहे हैं ये 12 से 4 तक लाने के लिए। और ये एक पाकिस्तानी नहीं, एक प्रोग्राम में हमको बताया कि भाई एक जो इनकी इसको मांगों पे तवज्जो दिया जा रहा है और 12 से 4 तक इनको लाया जा रहा है। 2 दिन बाद ये मुकर गए। इसको 2 दिन बाद इसको यही जो कमिटमेंट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है जो इनको दे रही थी, और जो जैक जो इनकी पार्टी है आपकी, तो वो उसको विड्रॉ कर लिया उस कमिटमेंट को। तो गुस्सा आएगा ही लोगों को। और इसीलिए आज पॉइंट अगेन सर तरीके से लोग सड़क पे आ गए, वो आप देख सकते हैं। राइट। हैदराबाद खान, POK में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। पहले दिन से लेकर आज तक मेरा हमेशा सवाल आपसे ये रहता है। अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रही है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, दिक्कतें, हालात बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान से कहा कि इलेक्शन तक ये दिक्कतें, इलेक्शन के बाद चीज़ें वहाँ सामान्य हो जाएंगी। अब वहाँ की आवाम मारी जा रही है भेड़ बकरियों की तरह, औरतों बच्चों को भी चोटें आई हैं। ये POK वाला मसला, आप मुझसे कह रहे थे अमित सब ठीक हो जाएगा, हम सब कंट्रोल कर लेंगे, होता दिख नहीं रहा है। हैदर साहब, आपकी आवाज़ नहीं रही, शायद आप म्यूट पर हैं। जी अमित, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, आप बिल्कुल ऑडिबल, बताएं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं डे 1 से आपको यही कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। और आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है
लेकिन एक बात ये है कि हुकूमत ने, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। ये चीज़ें जिस नहज पर पहुंच गई हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चीज़ें इस नहज तक जाएंगी, क्योंकि मसला इतना बड़ा नहीं था। जो मुतालबात आज़ाद कश्मीर के लोगों के थे, जो चीज़ें कायद-ए-आज़म जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हाईलाइट करती रही है, उनमें से मेजॉरिटी चीज़ें मान ली गई थी। मसला सिर्फ अब 12 नशिस्तों का था बुनियादी तौर पर, और उसके ऊपर गवर्नमेंट एक स्टांस ले चुकी थी कि ये नशिस्तें अगर ख़त्म होंगी तो इसका एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, असेंबली के अंदर जो है उसका जो है वो फैसला होगा। और इसके ऊपर कायद-ए-आज़म जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जिस वक्त पहले मुज़ाकरात हुए थे और चीज़ें तय हुई थी, तो ये भी उसके अंदर तय हुआ था। लेकिन लेटर ऑन जो मैं अक्सर बात करता हूँ और आप उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर मुझे रिबट करने की कोशिश करते हैं कि इंडियन इंस्टिगेशन के ऊपर कायद-ए-आज़म जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोशिश थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतशार फैलाया जाए, बदअमनी फैलाई जाए, और उसका बहाना जो है ये 12 नशिस्तें बनाई गई। लोग निकले, लेकिन उनका मकसद था अपना मेयार ज़िंदगी मजीद बेहतर करना। वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हो, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए ज़्यादा, और ये बिल्कुल जायज़ चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को ये लोगों के को लेकर इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। लेकिन ये जो 12 नशिस्तों का मामला है, जिसके ऊपर अब वो बज़द हैं, ये इस तरीके से उनके कहने के ऊपर तो सिर्फ खत्म नहीं की जा सकती। तो ये मैं समझता हूँ कि वो मामला था जिसके ऊपर चीजें अब खराब हुई हैं, और इतनी देर तक यहाँ पर चीजें नहीं जानी चाहिए थी। दूसरा, आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया कि जी पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है, वहां पर हालात खराब हों और भारत के साथ कुछ छेड़छाड़, और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज। देखिए, ये भारत का पुराना तरीका है, बिलखुसूस जब से मोदी भारत में बरसर इक़्तिदार है। आप लोग जो है वो बड़ी स्टेट्स में, बिलखुसूस वो स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ ये जो एंटी पाकिस्तान रेटरिक जहां पर बड़ा चलता है, ये गुजरात है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अब आने वाले चंद माह में इलेक्शंस भी हैं, और उसके लिए आपको एंटी पाकिस्तान रेटरिक चाहिए, जिस बुनियाद पर अब आप लोग वहां पर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। आप लोग करेंगे, और उसके बाद अगर कोई छेड़छाड़ पाकिस्तान के साथ करेंगे, हालात यकीनी तौर पर खराब होंगे। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी। इससे पहले हमने देखा पुलवामा का मामला, सत्यपाल मलिक जिसको मोदी ने अपॉइंट किया था इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का गवर्नर, वो ये कहता रहा है कि पुलवामा का रिस्पॉन्सिबल मोदी है। और अमित, मैं आपको प्रोग्राम के बाद वो लिंक भी भेजूंगा, वीडियो भी भेजूंगा। मेरे प्रोग्राम के अंदर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मोदी इक़्तिदार के लिए किसी भी शख्स को मरवा सकता है। फिर पहलगाम का फॉल्स फ्लैग जो भारत ने किया, आज तक कोई कॉन्क्रीट चीज आप उसमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लेकर आ सके। आपके अपने लोग पूछ रहे हैं कि भाई जवाब दो, ये अगर पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है तो क्या सबूत है? आप लोग कोई सबूत नहीं दे सके। पाकिस्तान ने न्यूट्रल इंक्वायरी की बात की, आप उस पर भी रजामंद नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को अंदाजा था न्यूट्रल इंक्वायरी होगी तो भारतीय पीएमओ एक्सपोज हो जाएगा, जिसने ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया था। तो अभी भी जो हरकतें हैं अगर आप लोग करते हैं, उसका मकसद हम समझ रहे हैं, और मैं मल्टीपल टाइम्स आपके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये बात कर चुका हूं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन से पहले आपकी गवर्नमेंट आपकी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है, अपने लोगों को मरवा सकती है, ताकि टेम्परेचर वहां पर इस तरह बढ़े और आप लोगों को एंटी वैसे जैसे पीओके में आप लोग मरवा रहे हैं जनरल साहब, उस बुनियाद पर फिर मोदी जो है वो लोगों से मेरे पास सिर्फ आखिरी का 1 मिनट बचा है। जनरल साहब देखिए, पीओके की हालत संभल नहीं रही है, ये हमारे इंटेलिजेंस, हमारे पॉलिटिक्स और हमारी चीज़ों पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। जनरल साहब, मेरे पास आखिरी का 1 मिनट है, आप जवाब दें, फिर मैं रैप करूंगा शो। ओके अमित, देखिए मैंने इसको हैदर को एक्चुअली सुना है। देखिए, ये लोग अपना एक सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा देखता हूं कि भारत के ऊपर डिफ्लेक्शन आ जाती है कि ये अपने इलेक्शंस होने वाले हैं और ये रिटोरिक हो रहा है भारत में, और ये इसको रिटोरिक से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैदर जी, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये इसको मेजर मुद्दे होते हैं इलेक्शंस के, जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आपका हेल्थ केयर है, आपकी डेवलपमेंट है, ये सारे आपके इसको इलेक्शंस में लोग पूछते हैं ये मुद्दे। ये इसको रिटोरिक से इलेक्शंस आप नहीं जीतते। तो ये चीज अपना गलतफहमी एक आप दूर कर लीजिए। और दूसरा देखिए, आज आप एडमिट कर रहे हैं, हाँ नहीं, इसको मुझे कंप्लीट कर दिया। ये आज आप एडमिट कर रहे हैं कि पीओके में प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते क्यों नहीं है? आप अपने लोगों को एक आश्वासन क्यों नहीं देते? अब आप इस
देख लीजिए, इसको एजिटेशन तो हर एक जगह होते हैं, भारत में भी होते हैं, पर हमारी इसको गवर्नमेंट इसको तैयार रहती है अगर अपनी गलतियां भी हैं उनको मानने के लिए और उसका एक समाधान सामने लाने के लिए। आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती इस टाइप का? क्योंकि आप लोग जो समझते हैं, जो भी आपके पीओके के बाशिंदे हैं, आप उनको पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। आप ऑलराइट, उनको ऑलराइट जनरल वो साहब, दर्जा बिल्कुल नहीं वक्त देते नहीं हैं बचा वहाँ। है। हैदर साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बलूचिस्तान